हाँ जी, आज का वीडियो बिल्कुल भी स्किप करने की कोशिश ना करें क्योंकि आज मैं बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि आपको राजस्थान ज्योग्राफी के साथ साथ इंडियन ज्योग्राफी में भी काम आने वाला है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए। आज के इस वीडियो में मुख्य रूप से हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि अक्षांश और अक्षांश रेखाओं के बीच में मुख्य अंतर क्या होता है और जो अक्षांश रेखाएं कोण बनाती है, ये कोण किस तरीके से बनते हैं और एक पर्टिकुलर कोण पे किस तरीके से अक्षांश रेखाएं खींची जाती है, वो आज अपन देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ राजस्थान और ये जो कर्क रेखा है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है और कहाँ से इस टॉपिक में कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, वो भी अपन आज देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप जानना चाहते हो मेरे बारे में और, तो वीडियो को रोक करके आप यहाँ से हमारे बारे में जान सकते हो। साथ ही साथ अगर आप हमारे इंस्टाग्राम क्या सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पे हमसे कनेक्टेड नहीं हो, जैसे फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, सिविल से साकर जाके टाइप कीजिए और आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। देखो, अक्षांशों के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ हमारे शुरुआत के वीडियो में। हमारा जो शुरुआत का पहला वीडियो था राजस्थान ज्योग्राफी का, उसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि जो अक्षांश रेखाएं होती है वो हमारे ग्लोब के ऊपर, हमारा जो ग्लोब है, इस ग्लोब के ऊपर पूर्व से पश्चिम काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है। इनको क्या बोला जाता है, अक्षांश रेखाएं बोला जाता है। हालांकि देशांत रेखाओं के बारे में भी बताया था कि जो खड़े रूप से या वर्टिकल जो रेखाएं खींची जाती है ग्लोब के ऊपर, उनको क्या बोला जाता है, उनको देशांत रेखाएं बोला जाता है। अक्षांश और देशांत रेखाओं की जो ज़रूरत पड़ती है वो क्यों पड़ती है, किसी भी स्थान की स्थिति बताने के लिए, किसी भी स्थान की स्थिति बताने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची जाती है। ओके, अब ये स्थिति निकाली कैसे जाती है, ये एग्जैक्ट लोकेशन निकाली कैसे जाती है, वही चीज़ आज का जो वीडियो है, इस वीडियो के शुरुआत के 15 से 20 मिनट अपन वही चीज़ सीखने वाले हैं कि ये एग्जैक्ट लोकेशन निकाली कैसे जाती है। तो देखिए, शुरू करते हैं अपन सीधा ग्लोब पे ना जाकर। देखो, ग्लोब क्या है, ग्लोब एक तरीके से क्या है, ग्लोब क्या है, गोला है। क्या है, गोला है। जबकि आपके सामने ये जो चित्र दिख रहा है, ये जो पिक्चर दिख रही है, ये क्या है, ये एक वृत्त है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल, और जो गोला होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्फीयर। ठीक है, ध्यान दीजिए, गोला और वृत्त, इनमें रात दिन का फर्क है, इनमें रात दिन का फर्क है। वृत्त जो होता है वो 2D के अंदर होता है, वृत्त जो होता है वो 2D के अंदर होता है, और जो गोला होता है वो क्या होता है, 3D के अंदर होता है। अब ये 2D और ये 3D, ये क्या चीज़ है, ये सेम वही चीज़ है जैसे कि ये एक पन्ना, ठीक है, एक पेज है और एक बुक है। ये एक तरीके से वृत्त है, एक क्या है, ये वृत्त है। इतना पतला है कि केवल ये 2D के अंदर है, इतना पतला है कि ये केवल 2 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशनल का मतलब केवल अक्ष और वाई, इतना पतला है कि केवल अक्ष और वाई 2 विमाओं के अंदर ये फैला हुआ है। ये पतला सा पेज केवल 2 विमाओं के अंदर फैला हुआ है, क्योंकि इसकी मोटाई नहीं है। अगर इसकी मोटाई होती, इस बुक की तरह इसकी अगर मोटाई होती, ये मोटाई होती, तो ये एक तीसरी विमा के अंदर और चला जाता, जेड अक्ष में भी चला जाता। भाई यहाँ पर ये जो बुक है ये अक्ष में भी है, वाई में भी फैली हुई है, लेकिन साथ साथ इसकी मोटाई होने के कारण, देखो इसकी मोटाई होने के कारण ये एक विमा के अंदर और चली गई है, एक तरफ ये और चली गई है, इसलिए ये क्या है, ये 3D के अंदर है। ये जो बुक है ये 3D के अंदर है, और ये जो पन्ना है ये क्या है, ये जो पन्ना है ये क्या है, ये 2D में है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा जो सर्कल है, हमारे जो वृत्त है, ये वृत्त 2D के अंदर होता है, केवल अक्ष और वाई के अंदर फैला हुआ है। ये जो है केवल अक्ष और वाई के अंदर फैला हुआ है, ऐसे। ठीक है, ये आपकी कौन सी विमा हो जाती है, अक्ष, और ये हो जाती है वाई। लेकिन ये अगर मोटा होता है ना, ये अगर मोटा होता, कैसे, जैसे कि गोला होता है, जैसे गोला होता है, गोला समझते हो,
अरे आपने ग्लोब देखा है ना, ग्लोब, तो ग्लोब की एक खुद की एक मोटाई होती है, समझ रहे हो। अगर वही ग्लोब अगर किसी टायर के नीचे दे दिया जाए या किसी हथौड़े से उसको पिचका दिया जाए तो वो 2D के अंदर चेंज हो जाएगा, लेकिन उसको अगर फुला दिया जाए वापस तो वो 3D के अंदर आ जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले अपन एग्जैक्ट लोकेशन निकालना सीखेंगे 2D के अंदर। 2D का मतलब यहाँ पर इस वृत्त में एग्जैक्ट लोकेशन निकालना सीखेंगे। उसके बाद में अपन चाहेंगे 3D के अंदर, जो कि क्या है हमारा गोला बोल सकते हैं, या हमारा जो ग्लोब है, ग्लोब के अंदर अपन किसी लोकेशन या किसी स्थिति की लोकेशन बताना सीखेंगे। ओके, चले स्टार्ट करें अपन स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए आपके सामने वृत्त है, इस वृत्त में आपको यहाँ पर एक रेड कलर का पॉइंट दे रखा है। इस पॉइंट की आपको लोकेशन बतानी है, स्थिति बतानी है, वो भी एग्जैक्ट वाली। बताओ देखिए फटाफट, कैसे बताओगे, क्या भाषा रहेगी इसकी लोकेशन बताने के लिए, कैसे बताओगे आप इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कैसे बताओगे। तो ध्यान दीजिए, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सकता हूँ। जैसे कि आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन खींचनी है पूर्व से पश्चिम, जो कि वृत्त को 2 हिस्सों में बांटे, वृत्त को, सर्कल को 2 हिस्सों में बांटे, एक तो उत्तरी हिस्से में और एक दक्षिणी हिस्से में। यहाँ पर 2 हिस्से हो चुके हैं, बराबर के 2 हिस्से हो चुके हैं। तो अब आप बता सकते हो कि भाई ये जो बराबर के हिस्से करने वाली ये जो रेखा है, बीचों बीच की जो रेखा है, इस रेखा से ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सी दिशा में है, नॉर्थ दिशा में है या उत्तर दिशा में है। लेकिन ध्यान दीजिए, अभी तक हम इसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाए हैं, एग्जैक्ट लोकेशन इसकी नहीं बता पाए हैं। इसके लिए हमें और करना पड़ेगा, और काम करने पड़ेंगे। क्या काम करना पड़ेगा, हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में एक रेखा खींचनी पड़ेगी। भाई हम एग्जैक्ट क्यों नहीं बता पा रहे हैं, देखो हमने क्या बोला कि ये वाली जो रेखा है, ये वाली जो रेखा है, इस रेखा से ये वाला जो बिंदु है वो कौन सी दिशा में है, कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा में है। लेकिन उत्तर दिशा तो बहुत यहाँ पर बहुत लंबी चौड़ी है, जैसे कि ये बिंदु यहाँ पर भी हो सकता है तो भी उत्तर दिशा में है, अगर यहाँ पर हो तो भी उत्तर दिशा में है, इधर हो तो भी उत्तर दिशा में है, इधर हो तो भी उत्तर दिशा में है। लेकिन किस तरफ, उत्तर दिशा तो है लेकिन किस तरफ, इसके लिए अपन को एंगल की जरूरत पड़ेगी, कोण की जरूरत पड़ेगी। और वो कोण किस तरीके से बनेगा, इसको यहाँ पर अगर अपन एक रेखा से जोड़ दें और इस रेखा के साथ अगर हम एक कोण बना दे, इस रेखा के साथ अगर एक कोण बना दे, तो अब हम बता सकते हैं थोड़ा सा और बता सकते हैं कि ये जो बीचों बीच वाली जो रेखा है, इस रेखा से उत्तर दिशा की तरफ अगर आप 45 डिग्री का कोण बनाते हुए चलोगे तो आपको ये बिंदु मिल जाएगा, ये आपको बिंदु मिल जाएगा। हालांकि हम एग्जैक्ट लोकेशन बताने की तरफ चल रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन अभी भी नहीं बता पाए हैं, एग्जैक्ट लोकेशन अभी भी नहीं बता पाए हैं। क्यों नहीं बता पाए हैं, बताओ देखे, क्यों नहीं बता पाए हैं। क्योंकि सेम पॉइंट, ये वाला सेम पॉइंट इधर भी तो हो सकता है 45 डिग्री के कोण बनाते हुए, इधर भी तो हो सकता है ये 45 डिग्री कोण बनाते हुए। ठीक है, देखो अगर विश्वास नहीं हो तो मैं दोबारा से बोल के बताता हूं। देखो इस पॉइंट की जो एग्जैक्ट लोकेशन है, हम जो क्या बता रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं कि बीचों बीच की जो रेखा है, इस रेखा से 45 डिग्री का कोण उत्तर की तरफ, 45 डिग्री का कोण उत्तर की तरफ बनाते हुए अगर आप चलोगे तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, सेम यही बात इधर के लिए बोली जा रही है, क्या कि बीचों बीच वाली रेखा से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए अगर आप उत्तर की तरफ चलते हो तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। यहां पर आपने देखा कि इस पॉइंट की लोकेशन बताते हुए और इस पॉइंट की लोकेशन बताते हुए यहां पर हमने कोई फर्क नहीं किया, यहां पर कोई हमने फर्क नहीं किया है, सेम तरीके से हमने बताई है। लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन का तो मतलब यह है ना कि हमें फर्क महसूस होना चाहिए एकदम सटीक तरीके से। भाई अगर एग्जैक्ट लोकेशन का मतलब यह है कि हम जिस चीज के लिए, जिस जगह के लिए जा रहे हैं वहीं पर पहुंचे, वही तो एग्जैक्ट लोकेशन है। जैसे गूगल मैप में होता है कि आप जा कहीं और रहे हो और पता लगता है कि आप पहुंच कहीं और गए, है ना, होता है ना कई बार ऐसा।
वैसा नहीं होना चाहिए। तो एग्जैक्ट लोकेशन का मतलब यही है कि आप जिस चीज जगह के लिए जा रहे हो वही जगह आपको देखने को मिले। तो इसके लिए आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत क्या है कि अब भाई साहब आपको एक रेखा और खींचनी पड़ेगी, खड़ी रेखा और खींचनी पड़ेगी। इससे क्या हो जाएगा, इससे अब इस वृत्त के 4 बराबर टुकड़े हो चुके हैं, इस वृत्त के 4 बराबर टुकड़े हो चुके हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। ठीक है, ये 4 बराबर हिस्से, 1 2 3 4 बराबर हिस्से हो चुके हैं। अब आप थोड़ा सा एग्जैक्टली बता सकते हो, हालांकि एग्जैक्ट अभी भी नहीं बता पाओगे, क्यों नहीं बता पाओगे उसका मैं कारण बताऊंगा। देखो अब क्या बताओगे आप, जैसे अब 4 हिस्से हो चुके हैं, मैं एक बार इनके नाम ले लेता हूं इन चारों हिस्सों के। देखिए एक हिस्सा ये जो कि आपका कौन सी दिशा में है, उत्तर और पूर्व में। ठीक है, उत्तर और पूर्व दिशा में है। एक बार ध्यान से सुनना, ये वाली जो लाइन हमने जब खींची तो इस वृत्त के 2 टुकड़े हुए, एक उत्तर दिशा में गया, एक दक्षिण दिशा में गया। जब हमने ये वाली जो रेखा खींची बीचों बीच वाली, तो वृत्त के 2 हिस्से और हो गए, एक आपका पश्चिम की तरफ और एक आपका पूर्व की तरफ। 2 पहले हो चुके थे, 2 बाद में हो गए, टोटल हिस्से कितने हो गए, 4 हिस्से हो गए। अब इन चारों हिस्सों के जो नाम है वो क्या है, देखो वो क्या है, देखो उत्तर और पूर्व के बीच में ये जो हिस्सा है इसको क्या बोला जाएगा, उत्तर पूर्व चतुर्थांश। चतुर्थांश अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए, हिस्सा बोल दीजिए। ठीक है, उत्तर पूर्व, इसके बाद में ये हो गया आपका दक्षिण पूर्व, इसके बाद में ये हो गया आपका ये जो हिस्सा है ये आपका हो गया दक्षिण पश्चिम, और इसके बाद में ये आपका ये वाला हिस्सा हो जाता है उत्तर पश्चिम। ठीक है, 4 हिस्से हो चुके हैं, 1 2 3 और 4। अब यहाँ पे जो बिंदु था, यहाँ पर जो बिंदु था, इसकी लोकेशन में और इसकी लोकेशन में अपन फर्क कर सकते हैं। फर्क क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से सुनना। इसकी लोकेशन जब मैं बताऊंगा तो मैं क्या बताऊंगा कि बीचों बीच वाली इस रेखा से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए आपको कौन सी दिशा में चलना है, उत्तर पश्चिम दिशा में चलना है। लेकिन इसकी लोकेशन बताते हुए आपको क्या करना है, आपको क्या बोलना है, आपको उत्तर पूर्व दिशा में चलना है। इधर आपको उत्तर पश्चिम में चलना है, इधर पूर्व में चलना है। उत्तर पूर्व की तरफ चलोगे तो आपको ये पॉइंट मिलेगा, और उत्तर पश्चिम में चलोगे तो आपको ये पॉइंट मिलेगा। हालांकि दोनों में कोण कितना बनना है, 45 डिग्री का। ठीक है, अरे थोड़ी बहुत एग्जैक्ट लोकेशन हमने बताना सीख लिया है। ओके, अब सटीक अभी भी हम नहीं बता पाए हैं। क्यों नहीं बता पाए हैं, देखो ये वाली जो रेखा है, ये वाली रेखा कितनी भी हो सकती है, ये वाली रेखा कितनी भी हो सकती है। तो ये वाला जो बिंदु है, ये बिंदु यहां पर भी तो हो सकता है, यहां होने के बजाय यहां पर भी तो हो सकता है, यहां पर भी तो हो सकता है। तो हमने एग्जैक्ट कहां बताया, हमने एग्जैक्ट नहीं बताया है अभी। तो एग्जैक्ट बताने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि इस बिंदु को मैं नाम दे रहा हूं क्या, ए बिंदु से आपको केवल अक्ष मीटर ही चलना है और रुक जाना है। जैसे ही आप यहां पर रुकोगे तो आपको ये बिंदु मिल जाएगा जहां के लिए आप रवाना हुए हैं, जहां के लिए आप शुरू हुए थे पहुंचने के लिए। ठीक है ना। अब ध्यान दो, ये जो रेखा है, ये मैं समझाना भूल गया कि ये वाली जो रेखा है, इस रेखा पे जितने भी बिंदु हैं, वो सभी बिंदु इस रेखा के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। इसलिए इस पॉइंट की लोकेशन हम सेम बता रहे थे थोड़ी देर पहले, जब तक हमने इसकी दूरी नहीं बताई थी। जब हमने दूरी बता दी तो हमने अपने आप को कहाँ पर रोक लिया, यहाँ पे रोक लिया। ठीक है, अब इसकी एग्जैक्ट लोकेशन हमने बता दी है। ठीक है, इधर भी आपसे, जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ, देखे यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है ये मान लीजिए 30 डिग्री का कोण बना रहा है,
और ये पॉइंट इस ए से मान लीजिए 50 मीटर दूर है, 50 मीटर दूर है, तो इसकी लोकेशन बताओ, ये कौन सी स्थिति पे खड़ा है, इसकी लोकेशन बताइए कौन सी स्थिति पे खड़ा है। तो आप क्या बताओगे, कमेंट करके बताओ देखिए एक बार, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो पाए इस बात का। देखो इसको समझना पड़ेगा अच्छे तरीके से, तभी जाके आप ग्लोब में एग्जैक्ट लोकेशन निकाल पाओगे। ठीक है, देखो आप बताओगे कि भाई जो पूर्व से पश्चिम वाली जो रेखा है, इस रेखा के बीचों बीच का जो बिंदु है ए, इस ए बिंदु से 30 डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण आप पूर्व दक्षिण पूर्व में 30 डिग्री का कोण बनाते हुए अगर आप 50 मीटर चलते हैं तो आपको ये वाला बिंदु मिल जाएगा। दक्षिण पूर्व दिशा में ए बिंदु से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए अगर आप 50 मीटर चलते हैं तो आपको ये बिंदु मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न है क्या? कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, मेरे हिसाब से आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, तो आप एग्जैक्ट लोकेशन इसकी बता सकते हो। अब ध्यान दो, एक ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि जब आप गोले के अंदर एग्जैक्ट लोकेशन बताने की कोशिश करोगे तो गोले के अंदर देखो ये जो दूरी है ना, ये दूरी बताना नामुमकिन है, नामुमकिन, असंभव है। क्यों है असंभव? जैसे आपसे पूछ लिया जाए एक ग्लोब पर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ दिल्ली कहाँ पर है, दिल्ली कहाँ पर है, तो आप पृथ्वी के सेंटर में जाकर, भाई गोला कहने का मतलब अपनी पृथ्वी के सेंटर में जाकर दिल्ली के लिए दूरी थोड़ी ना नापोगे, दूरी नहीं नाप सकते ना, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, सारी जो प्रोसेस है यहां तक सेम है। कहने का मतलब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बीचों बीच की, भाई गोले पर लोकेशन निकालने के लिए प्रोसेस सेम है, कहां तक, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बीचों बीच की रेखा खींचनी पड़ेगी। ठीक है, आड़ी रेखा खींचनी पड़ेगी, उस आड़ी रेखा से क्या बनाना पड़ेगा, एंगल बनाना पड़ेगा, कोण बनाना पड़ेगा। कोण बनाने के बाद में आपको इस ग्लोब को, जिस तरीके से हमने वृत्त को 4 हिस्सों में बांटा था, ये खड़ी वाली रेखा खींचकर, उसी तरीके से ग्लोब को भी आप 4 हिस्सों में बांटोगे। सबसे पहले अपन ने ये रेखा खींची, उसके बाद में कोण बनाया, कोण बनाने के बाद में ये रेखा खींची, तो अब आपके सामने क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा में आप इसको एंगल बना के बता सकते हो। लेकिन ये दूरी नहीं बता सकते। क्या नहीं बता सकते? ये दूरी नहीं बता सकते। इसके लिए ग्लोब में एक सिस्टम होता है, वो सिस्टम क्या होता है, ये वाली जो रेखा है इसी तरीके से और रेखाएं खींची जाती है, इस तरीके से और रेखाएं खींची जाती है, जिनको क्या बोला जाता है, देशांतर रेखा बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है, देशांतर रेखा बोला जाता है। जैसे ये यहाँ पे जाके टच कर रहा है तो आप बता दोगे कि इतने डिग्री देशांतर पे आपको रुक जाना है, इधर आपको चलना है और इतने डिग्री देशांतर पे आपको जाकर रुक जाना है। इस तरीके से आपको ग्लोब में लोकेशन बतानी पड़ती है। ठीक है, अच्छा अक्षांश कैसे बनती है, अक्षांश मैंने आपको बता ही दिया, दोबारा से बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये जो बिंदु है, इस बिंदु पर इस रेखा के समानांतर, ये जो बीच वाली जो रेखा है इसके समानांतर अगर मैं एक सेकंड, इस रेखा के समानांतर इस बिंदु पर अगर मैं क्या खींच दूं, एक रेखा खींच दूं, ये समानांतर नहीं हुई, अब हो गई शायद मेरे हिसाब से ना। तो इस बिंदु पर इस रेखा के समानांतर अगर मैं कोई रेखा खींच देता हूं, तो ये रेखा क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी अक्षांश रेखा। अच्छा, इसका नाम क्या रहेगा, इस अक्षांश रेखा का क्या नाम रहेगा? देखो ये जो रेखा है, ये रेखा इस रेखा के उत्तर की तरफ है, तो ये उत्तरी अक्षांश होगी। क्या होगी? उत्तरी अक्षांश होगी। लेकिन कितने डिग्री की उत्तरी अक्षांश होगी? ये होगी 45 डिग्री की। कितने डिग्री की होगी? 45 डिग्री की होगी। ठीक है, तो इस अक्षांश रेखा का क्या नाम हो जाएगा? 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अगर यही अक्षांश रेखा जैसे इधर हो, यही अक्षांश रेखा इधर नीचे हो, जैसे 60 डिग्री का कोण बना रही है ये इस रेखा से। अच्छा, इस रेखा से कोई मतलब नहीं है, ये जो अक्षांश रेखाएं होती है
ये जो अक्षांश रेखाएं होती है ना, ये इस बीचों बीच वाली जो आड़ी रेखा होती है, इस आड़ी रेखा से यहाँ पर कोण बनाया जाता है। हालांकि 3D के अंदर अलग होता है, 3D के अंदर ये सिस्टम अलग होता है, कंफ्यूज मत होना, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो 2D के अंदर जो लाइन है ना, वहाँ पे तल होता है, अभी मैं समझा दूंगा, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। इस रेखा से कोण बना रही है मान लो 60 डिग्री का, तो इस पॉइंट पर अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींच दूँ, किसके समानांतर, इसके समानांतर, तो ये जो रेखा है, ये जो अक्षांश रेखा है, इसका नाम क्या होगा? पहली बात तो ये इस रेखा के दक्षिण की तरफ है, इस रेखा के दक्षिण की तरफ है, तो क्या हो जाएगा? दक्षिणी अक्षांश रेखा, दक्षिणी अक्षांश रेखा। लेकिन कितने डिग्री पे खींची गई है? ये कितने डिग्री पे खींची गई है? 60 डिग्री पे खींची गई है, तो इस अक्षांश रेखा का नाम क्या हो जाएगा? 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। अब देखो, हमने 2D के अंदर आपको ये चीज़ें बताई है, लेकिन ये 3D के अंदर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 3D के अंदर आपको समझाने के लिए देखो, फटाफट देखो, जैसे ये रहा आपके पास 3D मॉडल, जो कि हमारी पृथ्वी का मॉडल है। यहाँ पर जैसे मान लो आपसे ये लोकेशन पूछ ली जाए कि ये लोकेशन क्या है, ये लोकेशन क्या है, तो आप क्या करोगे? ये लोकेशन बताने के लिए वही सेम प्रोसेस, जो प्रोसेस हमने 2D वृत्त के अंदर लगाई थी, वही प्रोसेस क्या करनी है कि सबसे पहले आपको क्या करना है? इस पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटना है, बराबर से 2 हिस्सों में बांटना है। ऊपर का जो आधा हिस्सा है वो उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, गोले का आधा गोला अर्ध, ये नीचे का हिस्सा हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। उसके बाद में क्या करना है? उसके बाद में अपन को क्या करना है? एंगल बनाना है। किसके साथ एंगल बनेगा? वो बनेगा इस तल के साथ, इस रेखा के साथ नहीं बन रहा है, वो तल के साथ बन रहा है। देखो 2D में तो क्या होता है? 2D में तो केवल इस रेखा के साथ बनता है, लेकिन 3D के अंदर ये जो तल है, ये पूरा जो तल है, कौन सा तल? ये देखो, ये तल, ये जो सरफेस है, इस सरफेस के साथ कोण बनता है। ये जो ब्लिंक कर रही है येलो कलर की, इस सरफेस के साथ एंगल बनता है। जैसे ये जो बिंदु है, इस बिंदु को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, और ये आपसे पूछा जा रहा है, ये बिंदु आपसे पूछा जा रहा है, इसकी लोकेशन आपसे पूछी जा रही है, तो आप क्या करोगे? आप एंगल बनाओगे। लेकिन एंगल किसके साथ बनाओगे? इस पूरे तल के साथ, इस पूरे तल के साथ, इस तल के साथ आपको एंगल बनाना है, इस तल के साथ आपको एंगल बनाना है। तो ये बिंदु यहाँ पर शिफ्ट हो गया है, और यहाँ पर बीचों बीच मैंने एक लाइन बना दी है। तो इस तल के साथ यहाँ पर मान लीजिए कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 40 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आप एग्जैक्ट लोकेशन बताने की तरफ आप चल चुके हो। ओके, सेम यही प्रोसेस पीछे हमने की थी 2D के अंदर। 2D के अंदर भी यही प्रोसेस की थी ना? क्या किया था? सबसे पहले वृत्त को हमने बीचों बीच से तोड़ा, इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया। इसके बाद में जैसे मान लो ये लोकेशन हमने पूछी, तो इसके लिए अपन ने क्या किया था? इसका जो बीचों बीच का जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से यहाँ पे ये रेखा बनाई, और इस रेखा और इस रेखा के बीच में हमने क्या बनाया था? एंगल बनाया था। ये प्रोसेस अपन ने की थी। इसके बाद में अपन ने और क्या किया था अपन ने? देखो, एक चीज़ इससे पहले अपन सीख लेते हैं कि बाद में अपन को ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। देखो, मैंने शुरुआत के वीडियो में बताया था कि भाई जो पूर्व से पश्चिम जो रेखाएं खींची जाती है, उनको क्या बोला जाता है? अक्षांश रेखाएं बोला जाता है ग्लोब के ऊपर। तो ये आपकी जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं क्या कहला रही हैं? क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती है। क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती है। लेकिन इनका जो एंगल बन रहा है, इनका जो कोण बन रहा है ना, वो कोण किससे बन रहा है? ये जैसे ये पूरा ग्लोब है, इस ग्लोब को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया। इस ग्लोब को मैंने क्या कर दिया? 2 हिस्सों में बांट दिया। तो ये जो तल बन रहा है, ये जो सरफेस बन रही है, कौन सी? इस तरीके की जो सरफेस बन रही है, या जो तल बन रहा है, इस तल के साथ मान लीजिए मैं यहाँ से कोई लोकेशन पूछ रहा हूँ, ये लोकेशन आपसे पूछ रहा हूँ, तो इस तल के साथ ये लोकेशन क्या करेगी? एंगल बनाएगी। क्या बनाएगी? एंगल बनाएगी। मान लीजिए ये 50 डिग्री का एंगल बना रही है, तो हम बता सकते हैं कि ये जो आपने लोकेशन पूछी है, ये इस तल के साथ, ये जो बीचों बीच का जो तल है, इस तल के साथ 50 डिग्री का कोण बनाते हुए कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में है? ये उत्तरी गोलार्ध में है।
इतना आप बता सकते हो। एग्जैक्ट बताने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, देशांतर रेखाएं खींचनी पड़ती है। क्यों खींचनी पड़ती है, क्योंकि आप 2D में जैसे अपन ने किया था, बीचों बीच की रेखा खींची और क्या किया, यहां से दूरी नापकर यहां तक अपन आ गए। इन दोनों के बीच में दूरी हमने बता दी जैसे x मीटर। लेकिन ग्लोब में या पृथ्वी में ये दूरी हम नहीं बता सकते, ये दूरी हम नहीं बता सकते। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, और रेखाएं, खड़ी रेखाएं और खींचनी पड़ती है। खड़ी रेखाएं हमें और खींचनी पड़ती है। क्यों, क्योंकि हम ये दूरी नहीं बता सकते जिस तरीके से एक 2D में हमने बताया है। समझ में आया क्या? दोबारा से मैं बता देता हूं, देखो थोड़ा सा रेस्ट कर लो, एक बार रेस्ट कर लो। सिंपली मैंने क्या बताया था शुरुआत के वीडियो में, अक्षांश रेखाएं जो आड़ी काल्पनिक रेखाएं होती है, ये आपको दिख रही होंगी, ये आड़ी काल्पनिक रेखाएं हैं। इनको मैंने क्या बताया था, अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। एंगल कैसे बनता है, जैसे मान लो यहाँ पर कोई लोकेशन आपको बतानी है, यहाँ पर कोई लोकेशन बतानी है, तो आप क्या करोगे, सीधी सी बात है, इसको दो हिस्सों में तोड़ोगे, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। बाद में क्या करोगे, ये जो पूछी गई लोकेशन है इसको आप सेंटर के साथ मिलाओगे। ओके, और 2D में तो क्या होता है, एक लाइन बनती है, उस लाइन से जो बीचों बीच की जो लाइन है उससे डायरेक्टली एंगल बन जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये पूरा तल बनता है, एक सरफेस बनती है, एक पूरा एक ऐसे सपाट एक सरफेस बनती है। इस सरफेस के साथ एंगल बनता है इस तरीके से, जैसे ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से एंगल बनता है, ठीक है। जैसे ये एंगल कम है, इसके बाद में ये एंगल बढ़ता हुआ जा रहा है और ये 90 डिग्री हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो ये एक सरफेस, एक सपाट एक जगह से एंगल बन रहा है, ना कि कोई एक ऐसी रेखा के साथ एंगल बन रहा है। तो 3D में इतना फर्क है बस, है ना। तो आप ऐसे बना सकते हो। और फिर आपको क्या करना है, अक्षांश रेखा खींचने के लिए, ध्यान से सुनना, मैं नई चीज बता रहा हूं। अक्षांश रेखा खींचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस 50 डिग्री जहां पर ये पॉइंट जाके मिल रहा है, इस पॉइंट पर आपको ये जो रेखा है, बीचों बीच की जो रेखा है, इस सरफेस की, ये जो बाहर की जो बाउंड्री है, ये जो रेखा है बाउंड्री की, इस बाउंड्री के समानांतर उस पॉइंट पे अगर आपने, उस एंगल पर अगर आपने रेखा खींच दी, तो वो क्या बन जाएगी, वो आपकी अक्षांश रेखा बन जाती है। वो क्या बन जाती है, वो आपकी अक्षांश रेखा बन जाती है। इस अक्षांश रेखा पे कमाल की बात पता क्या है, जितने भी बिंदु हैं इस अक्षांश रेखा पे, जितने भी बिंदु हैं, वो सभी बिंदु समान डिग्री का कोण बनाते हैं। इन बिंदुओं पर, ये जो बिंदु हैं, ये बिंदु सभी इस तल के साथ समान डिग्री का कोण बनाते हैं, समान डिग्री का कोण बनाते हैं। ये जो इमेज है, ये इमेज कहाँ से आई, ये इमेज आई यहाँ से। देखो, जैसे ये 50 डिग्री का, ये यहाँ पर आपसे लोकेशन पूछी गई है, आप क्या करोगे, सीधी सी बात है, इस ग्लोब को दो हिस्सों में बांटोगे। दो हिस्सों में बांटने के बाद में इस तरीके की सरफेस या तल आपके सामने आएगा, और इस तल के साथ आपको एक रेखा खींचकर क्या करना है, आपको एंगल बनाना है। जैसे मान लीजिए 50 डिग्री। आपने यहाँ पर अक्षांश रेखा खींचने के लिए आपने क्या किया, ये जो तल है बीचों बीच वाला, इस तल के समानांतर इस बिंदु पर आपने क्या किया, एक रेखा खींच दी, जो कि क्या कहलाएगी, अक्षांश रेखा कहलाएगी। मैंने आगे क्या बताया, आगे ये बताया कि इस रेखा पर जितने भी बिंदु है, वो सभी बिंदु क्या करेंगे, इस तल के साथ, ये वाला जो तल है, इस तल के साथ समान कोण बनाएंगे। तो इस चीज को समझाने के लिए मैंने ये इमेज यहाँ पर रखी है। देखो, ये एक तरीके से क्या है, शंकु है। इस शंकु के जो ऊपर का ये जो आपको दिख रहा है, ये इस तरीके से चल रहे हैं। ये जो पॉइंट है ना, ऊपर वाले पॉइंट, ये पॉइंट इस तरीके से चल रहे हैं। देखो, आपको दिख रहा होगा, देखो ये है ना, इस तरीके से
इस तरीके से चल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है, इस तल और इस ये जो वाली जो रेखा है, इस रेखा के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, वो एंगल सेम है। समझ रहे हो? यहां पर ऊपर का जो हिस्सा है, वो ऊपर का हिस्सा ये रहा। यहां पर इसका जो कैप है, इसकी कैप की जो ऊपर का हिस्सा बन रहा है, जैसे ये ऊपर का जो हिस्सा बन रहा है ना, वो ये रहा। ठीक है? और ये जो ढलान आपको दिख रही है, ये ढलान आपको दिख रही है ना, ये ढलान आपकी यहां पर ये रही इस तरीके से। इसलिए एक ही अक्षांश रेखा के ऊपर जितने भी बिंदु हैं, वो सभी बिंदु इस बीचों बीच का जो ये तल है, इस तल से समान कोण बनाते हैं। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, चलें आगे। अरे समझ में आया क्या? समझ में आ गया ना? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, ये हर किसी के समझ में नहीं आती है, क्योंकि ऐसा समझाने के लिए जिगरा चाहिए, बहुत मेहनत लगती है, ये खोपड़ी सुन्नी हो जाती है इसके लिए। आधे घंटे से मैंने कोई सांस नहीं लिया है ना? अब थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो आप, है ना? अब देखो देशांतर रेखाओं की जरूरत क्यों पड़ती है? वही बात, लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर आपसे कोई लोकेशन पूछी, ठीक है, बताओ देखे भाई ये लोकेशन क्या रहेगी, तो आपने क्या किया, जैसे आपने 2D में किया, बीचों बीच अपन एक रेखा खींचेंगे, कहने का मतलब इसको दो हिस्सों में बांटेंगे, एक ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। इसके बाद में आपको क्या करना है, कि आपको एंगल बनाना है। ये जो तल है, इस तल से आपको क्या बनाना है? एंगल बनाना है। आपको क्या बनाना है? एंगल बनाना है। ये देखिए, इस तल के साथ क्या बन गया? एक एंगल बन गया। मान लीजिए 50 डिग्री का एंगल बन गया। लेकिन 50 डिग्री का एंगल इस तरफ भी तो बन सकता है। क्यों? मैंने आपको बताया ना कि इस रेखा पे जितने भी बिंदु हैं, इस सेम रेखा पर जितने भी बिंदु हैं, वो सब क्या कर रहे हैं? वो 50 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो इसको एग्जैक्टली बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें ये जो ग्लोब है, इसको और दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा। इस ग्लोब को दो हिस्सों में खड़े रूप से और बांटना पड़ेगा, दो बराबर हिस्सों में। पहले अपन ने क्या किया? ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब को बीचों बीच से काटा, ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। लेकिन अब और एग्जैक्टली लोकेशन बताने के लिए हम क्या करेंगे? खड़े रूप से काटेंगे, जिसमें एक पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा, एक पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। हालांकि एग्जैक्ट लोकेशन अभी भी नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि इतना सा करने के बाद में अपन को अंदर से जो सेंटर है, उस सेंटर से अपन को क्या करना पड़ता है? अपन को दूरी बतानी पड़ती है। हम दूरी नहीं बता पा रहे हैं। हम पृथ्वी का जो सेंटर है, उस सेंटर से दूरी नहीं बता पाते हैं। इसलिए अपन को क्या करना पड़ता है? खड़ी लाइनें खींचनी पड़ती है, और वो खड़ी लाइनें एक पर्टिकुलर, एक विशेष एंगल बनाती हुई खींची जाती है, एक विशेष कोण बनाती हुई खींची जाती है। और वो एंगल किससे बनता है? वो एंगल बनता है ये जो तल है, ये खड़ा वाला जो तल है। जैसे मान लो ये पूरा ग्लोब है, इस ग्लोब को मैंने इस तरीके से काटा, पूरा इस तरीके से काटा, तो इसका ये जो सरफेस आई है, इसका जो तल आया है, जैसे ये जो तल है, ठीक है, ये वाला जो तल आपको दिख रहा है, ये सरफेस आपको दिख रही है, इस सरफेस के साथ एंगल बनता है। प्रत्येक देशांतर रेखा का इस सरफेस के साथ एंगल बनता है। जैसे ये एंगल बन रहा है, ठीक है, ये वाली सरफेस की ये मैंने बीचों बीच की लाइन खींच दी, तो इस रेखा का कोण बन रहा है, मान लीजिए यहाँ पर कितना? 20 डिग्री का, ठीक है। तो इस 20 डिग्री के ऊपर मैंने एक देशांतर रेखा खींच दी। इसी तरीके से जैसे मान लो ये बीचों बीच का तल है, बीचों बीच के तल से मान लो मैं इधर चलता हूँ, कितना? मैं चलता हूँ यहाँ पर 80 डिग्री। कितना चलता हूँ? 80 डिग्री चलता हूँ। जहाँ पे मैं रुकूंगा वहाँ पर देखो, ये रही 80 डिग्री वाली, ये रही आपकी 80 डिग्री वाली देशांतर, ठीक है, ये रही आपकी 80 डिग्री वाली
तो इधर से इस तल से मैं इधर 80 डिग्री चलूँगा तो आपको कहाँ पे जाके ये रुकेगी, ये रही ये रेखा यहाँ पर। तो ये जो अक्षांश रेखा है इस बिंदु से लेकर यहाँ तक पहुँचेगी, ये समझ गए। अब आप एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हो कि एक तरफ तो आपको अक्षांश रेखाएं मिल जाएंगी और एक तरफ आपको देशांतर रेखाएं मिल जाएंगी। यहाँ पे कोई बिंदु होगा तो उसको हम बता देंगे भाई इतने डिग्री कोण की देशांतर रेखा और इतने डिग्री कोण की अक्षांश रेखा आपको जहाँ पर काटने से मिले तो आपकी जो लोकेशन है वो एग्जैक्ट लोकेशन वही होगी। ठीक है, समझ में आया क्या? कुछ खोपड़ी के अंदर कुछ गया होगा मेरे हिसाब से, हालांकि इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं हुआ होगा। लोगों को तो बहुत बुरा भयंकर कन्फ्यूज़न हो जाता है, किसी से पूछ के देखना ये किस तरीके से बनते हैं ये एंगल। बहुत कम लोगों को, 100 में से 2-3 आदमियों को ही पता है, 2-3 स्टूडेंट को ही पता है कि ये एंगल किस तरीके से बनता है। अब अक्षांश और देशांतरों के बीच में एक फ़र्क और मैं बता देता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, जो अक्षांश रेखाएं हैं, इन अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो हर जगह समान होती है, लेकिन देशांतर रेखाएं, जो खड़ी वाली रेखाएं हैं, इन रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो समान नहीं होती है। सबसे ज़्यादा जो दूरी होती है इनके बीच में वो होती है इस बीचों बीच वाली रेखा पे होती है। ठीक है, उसके बाद में जैसे ही आप उत्तर की तरफ चलोगे तो कम होती जाएगी और दक्षिण की तरफ चलोगे तो कम होती चली जाएगी। तो देशांतर रेखाएं, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान नहीं होती है, लेकिन 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान होती है। और वो कितनी होती है वही चीज़ अपन आज डिस्कस भी करेंगे। ओके, चले आगे। तो ये था आपका अक्षांश और देशांतर। मेरे हिसाब से आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, 1% भी कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में नहीं होगा। अगर है तो कमेंट करके बताइए, और नहीं है तो भी आप कमेंट करके बताइए कि सर हमें पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। अरे सिंपल सी बात है, बस तल जो है वो दिमाग में रखना है आपको। जब अक्षांश रेखाएं खींची जाती है तो अक्षांश रेखाओं के समानांतर ही आपको एक तल बनाना है बीचों बीच, और उसी तल से आपको क्या बनाना है, एंगल बनाना है। जैसे कि आपको यहाँ पर कोई लोकेशन दे रखी है तो आपको क्या करना है, इसको पहले 2 हिस्सों में बांटना है। 2 हिस्सों में बांटने के बाद में ये जो तल आएगा, ये जो बीचों बीच का तल आएगा, इस तल से आपको क्या बनाना है, एक एंगल बनाना है। जैसे ये एंगल बन गया, जैसे मान लो 30 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, इस पॉइंट पे क्या खींच देनी है आपको, एक अक्षांश रेखा खींच देनी है। किसके समानांतर, इस बीचों बीच के जो रेखा थी, इस तल की जो रेखा थी उसके समानांतर आपको एक रेखा खींच देनी है, जो कि क्या बन जाएगी, अक्षांश रेखा बन जाएगी। और कितने डिग्री पे खींची गई है, 30 डिग्री पे खींची गई है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, 30 डिग्री अक्षांश रेखा हो जाएगी। लेकिन ये उत्तर की तरफ है तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश आपकी हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात। लेकिन अक्षांश रेखाओं में क्या होता है, यहाँ पर भी सेम होता है, यहाँ पर भी जो एंगल बनता है वो एक तल के साथ बनता है। किस तरीके से बनता है, जैसे यहाँ पर ये जो तल है ऊपर से लेकर नीचे के तक, जो वर्टिकल रूप से आपको दिख रहा है, वो जो तल दिख रहा है, इस तल से आपको क्या करना है, जैसे मान लो कितने डिग्री पे चलना है, मेरे को 10 डिग्री पे चलना है, तो 10 डिग्री में मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींचनी है। ये इसके समानांतर नहीं है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही गहन बात है। ये जो बीचों बीच का ये जो तल है, इस तल के समानांतर नहीं है। ये देशांतर रेखाएं कभी भी बीच वाले तल के समानांतर नहीं होती है, ध्यान रखना, समानांतर नहीं होती है। ना ही 2 देशांतर रेखाएं आपस में समानांतर होती हैं। समानांतर होने का मतलब क्या होता है कि शुरू से लेकर एंड तक इनको इधर कितना भी बढ़ा दो, इन दोनों रेखाओं को, और इधर कितना भी बढ़ा दो, ये दोनों आपस में कभी नहीं काटेंगी, इसलिए इनको समानांतर बोला जाता है। लेकिन क्या होता है, ये जो देशांतर जो रेखाएं हैं, ये देशांतर रेखाएं ध्रुवों के ऊपर जाकर एक दूसरे को काट देती हैं, इसलिए ये दोनों रेखाएं, 2 देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती है। लेकिन
जो अक्षांश रेखाएं हैं, ये जो आड़ी रेखाएं हैं, ये आड़ी रेखाएं आपस में समानांतर होती है, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। समझ में आ गया क्या? आया क्या? ठीक है, तो ये था आपका अक्षांश और देशांतर। अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अपन और देख लेते हैं अक्षांशों के बारे में, है ना। वीडियो को अपन ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, अपन मात्र 50 या 55 मिनट का रखेंगे। तो देखिए, अक्षांशों के बारे में अपन ने देखा, भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान की उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की ओर जो कोणीय दूरी है, इस कोणीय दूरी का नाम क्या है? अक्षांश। कोणीय दूरी का नाम क्या है? अक्षांश। देखो, एक नाम यहां पर बोला गया है भूमध्य। क्या बोला गया है? भूमध्य। क्या बोला गया है? देखो, ये रहा भूमध्य रेखा। तो इतनी देर तक अपन जो ये बीचों बीच की जो ये रेखा कर रहे थे ना, बीचों बीच का ये जो तल कर रहे थे, इसी तल की बाहरी बाउंड्री को, इसी तल की बाहरी बाउंड्री को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? भूमध्य। ये बीचों बीच की जो रेखा है, ये जो तल है हमारा, ये जो सरफेस है, इस सरफेस की जो बाहरी बाउंड्री है, इस बाहरी बाउंड्री को क्या बोला जाता है? भूमध्य। भूमध्य। भू का मतलब धरती, धरती का जो बीचों बीच की जो रेखा है उसको क्या बोला जाता है? भूमध्य रेखा बोला जाता है। इसी भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी बोला जाता है। अरे समझ में आ रहा है ना? चलें आगे। तो देखो, हम यहां पर क्या बता रहे हैं कि भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान की उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की ओर कोणीय दूरी का नाम अक्षांश कहलाता है। सिंपल भाषा में बताता हूं मैं, सिंपल भाषा में आपको बताता हूं। देखो, ये आपके सामने ग्लोब है, इस ग्लोब को मैंने बीचों बीच से इस तरीके से काट दिया है, इस ग्लोब को मैंने बीचों बीच से इस तरीके से काट दिया है। तो यहां पर ये सरफेस बनी है, यहां पर ये जो रेड कलर की है ये सरफेस पूरी सरफेस है, ये पूरा तल है, एक तरीके से एक पूरी एक चादर है, एक प्लेट है ये, इस नीचे वाले हिस्से की, इस नीचे वाले हिस्से की ये पूरी एक प्लेट है। इस प्लेट से भूमध्य, ये जो रेखा का जो अंदरी जो हिस्सा है, प्लेट है, ये जो तल है, इस तल से किसी भी पॉइंट का जो कोण बनता है, ये जो कोण बनता है ना, मान लीजिए ये 60 डिग्री, तो ये कोण ही क्या कहलाता है? अक्षांश कहलाता है। क्या कहलाता है? अक्षांश कहलाता है। और इस अक्षांश पे जो रेखा खींची जाती है, किसके समानांतर? भूमध्य रेखा के समानांतर। तो इस रेखा को अक्षांश रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अक्षांश रेखा बोला जाता है। तो अब समझ में आया आपको कि अक्षांश और अक्षांश रेखाओं के बीच में क्या फर्क होता है। लेटिट्यूड्स, अक्षांश को लेटिट्यूड बोला जाता है और अक्षांश रेखा को लेटिट्यूड लाइन बोला जाता है। अक्षांश सिंपल सा मतलब है कोण का मान। किसी भी बिंदु का इस तल के साथ जो कोण बन रहा है, वही कोण क्या है? अक्षांश है। लेकिन इस कोण के ऊपर जो बिंदु स्थित है, इस बिंदु पर अगर मैं कोई रेखा खींच देता हूं, और ये रेखा जो मैं खींच रहा हूं ये किसके समानांतर है? भूमध्य रेखा के समानांतर है। तो इस रेखा को मैं क्या बोलूंगा? अक्षांश रेखा बोलूंगा। क्या बोलूंगा? अक्षांश रेखा बोलूंगा। बस सिंपल सा मतलब यही है। कोण का मान अक्षांश, और उसी कोण पे अगर मैं भूमध्य रेखा के समानांतर अगर मैं कोई रेखा खींच देता हूं तो वो अक्षांश रेखा बन जाती है। ठीक है, चलें आगे। अर्थात कोण का मान ही क्या है? अक्षांश है। भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर सभी दूरियां उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी ध्रुव की ओर दक्षिणी अक्षांश कहलाती है। ये जो भूमध्य रेखा है, ये जो बीचों बीच का ये जो तल है, इस तल की जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के ऊपर की तरफ, या बीचों बीच का जो तल है, इस तल के ऊपर की तरफ जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं वो उत्तरी अक्षांश कहलाती है। इस बाउंड्री के ऊपर की तरफ जो अक्षांश रेखाएं हैं वो उत्तरी अक्षांश कहलाती है। क्या कहलाती हैं? उत्तरी अक्षांश कहलाती है। और इस बाउंड्री के नीचे की तरफ, ये जो बीच की बाउंड्री है, भूमध्य रेखा है, इसके नीचे की तरफ जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं वो क्या है? दक्षिणी अक्षांश कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? दक्षिणी अक्षांश कहलाती है। ओके,
आगे क्या बोला जा रहा है कि ग्लोब पे किसी भी स्थान पर उत्तर या दक्षिण दिशा की स्थिति का ज्ञान करवाते हैं। ये जो अक्षांश रेखाएं होती है, ये अक्षांश रेखाएं किसी भी स्थान की स्थिति बताने के लिए प्रयोग में ली जाती है। यही तो बात अपन शुरू से लेकर अब तक कर रहे हैं। पूरे ग्लोब में कुल अक्षांश जो होती हैं, कुल जो अक्षांश होते हैं, अक्षांश तो आपके 181 होते हैं, लेकिन अक्षांश रेखाएं केवल 179 होती है। अक्षांश आपके 181 होते हैं, अक्षांश आपके 181 होते हैं, लेकिन अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? 179। क्यों होती है, इसका कारण मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। देखिए यहां पर देखो, अक्षांश का मतलब मैंने क्या बताया? अक्षांश का मतलब मैंने बताया कोण। अक्षांश का मतलब मैंने क्या बताया? कोण। तो यहां पर देखो, ये तल आपके सामने है, इस तल से अपन क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? कोण बनाएंगे, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में अपन कोण बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 30 डिग्री का डायरेक्टली कोण बना दिया, लेकिन 30 डिग्री का नहीं। यहाँ पे देखो 1 डिग्री का भी बनेगा, 2 का बनेगा, 10 डिग्री का बनेगा, 15 का बनेगा, 20 डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। इस तरीके से करते करते यहाँ पर टोटल कोण कितने बन जाएंगे? टोटल कोण बन जाएंगे भाई साहब यहाँ पर 90। कितने बन जाएंगे? 90 बन जाएंगे। 1 से स्टार्ट होकर कितने बन जाएंगे? 90। 1 से स्टार्ट हो गए 90 ऊपर की तरफ, ठीक है। 90 जो कोण है वो ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ हैं। इसी तरीके से इसी तल से नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ 1 से स्टार्ट होंगे, 2, 3, 10, 15, 20, 30, 40, इस तरीके से करते करते 90 कोण नीचे की तरफ बन जाएंगे। इसी तल से ऊपर की तरफ 90 कोण बन जाएंगे और इसी तल से 90 कोण नीचे की तरफ बन जाएंगे। एक कोण यहां पर छूट गया है जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। कौन सा नहीं दिखाई दे रहा है? जो कि आपका इसी तल के साथ कोण बना हुआ है। जैसे कि ये सरफेस है, इस सरफेस पर ये जो कोण आपको दिख रहा है, ये जो कोण आपको दिख रहा है, इसका कुछ ना कुछ मान होगा, कुछ ना कुछ इसका मान होगा, जैसे 30 डिग्री, 20 डिग्री, कुछ भी। लेकिन जैसे जैसे मैं इस तल के पास में लेकर आता हूँ, इसको जैसे पास में लेकर आता हूँ, तो भाई साहब ये जो कोण का मान है इन दोनों के बीच में, इस तल के और इसके बीच में जो कोण का मान है वो धीरे धीरे कम होता 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 कितना हो जाएगा? वो 0 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो भूमध्य रेखा है, ये जो भूमध्य रेखा है, ये जो अक्षांश रेखा है, देखो भूमध्य रेखा भी एक खुद क्या है? अक्षांश है। भूमध्य रेखा भी खुद क्या है? एक अक्षांश रेखा है। तो इस अक्षांश रेखा का भी खुद का एक अक्षांश होगा। हर एक अक्षांश रेखा का अक्षांश होता है। अक्षांश होने का मतलब उसका कोण होता है, तभी तो वो अक्षांश रेखा खींची जाएगी। बिना कोण के अक्षांश रेखा नहीं खींची जा सकती। तो हर एक अक्षांश रेखा का अक्षांश होता है या कोण होता है। भूमध्य रेखा खुद एक क्या है? अक्षांश रेखा है। भूमध्य रेखा क्या है? खुद एक अक्षांश रेखा है। इसलिए इसका भी कोई ना कोई मान होगा, कोई ना कोई कोण का मान होगा। तो वो मान कितना है? वो मान है 0 डिग्री। कितना है? 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहां पर ये एक दूसरे से सट गए हैं, एक दूसरे से वो सट गए हैं। ये जो तल है, यही तल उस कोण का मान मतलब बिल्कुल उसके ऊपर सट गया है, जिसकी वजह से ये जो कोण का मान है वो 0 डिग्री हो गया है। अरे चिपक गए हैं एक दूसरे से, समझ रहे हो ना? इस तल के बिल्कुल जो नज़दीक, जैसे मान लो यहाँ पर 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री से वापस नीचे की तरफ जाएंगे ना अपन, तो 0 डिग्री आएगा। 0 डिग्री के बाद में नीचे की तरफ अपन माइनस में चलना स्टार्ट हो जाएंगे। माइनस में बोल दीजिए या दक्षिण बोल दीजिए, माइनस नहीं बोलेंगे, दक्षिण बोलेंगे उसको। जैसे 1 डिग्री दक्षिण की तरफ, 2 डिग्री दक्षिण की तरफ, 10 डिग्री दक्षिण, 20 डिग्री दक्षिण, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 50 डिग्री, 90 डिग्री। इस तरीके से ऊपर की तरफ 10 डिग्री दक्षिणी उत्तरी अक्षांश, 20 डिग्री उत्तरी, 30 डिग्री उत्तरी, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। तो मैंने यहाँ पर यह बताया कि इस तल से ये जो तल है, ये जो बीचों बीच का ये जो तल है, क्षैतिज तल है, इस तल से 90 डिग्री ऊपर की तरफ, 90 डिग्री ऊपर की तरफ कोण यहाँ पर दिखेंगे और 90 ही डिग्री यहाँ पर नीचे की तरफ कोण दिखेंगे। साथ ही साथ एक
एक कोण आपको ये भूमध्य रेखा वाला जो कि 0 डिग्री है वह भी आपको देखने को मिलेगा। तो टोटल कोण कितने हो गए? 90 प्लस 1 कितने हो गए? 181। 181 हो गए। कहने का मतलब कुल अक्षांश कितने हो गए भाई? कोण का मान ही अक्षांश है, इसलिए टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाएगी? 181। बीच वाले तल से 90 ऊपर 90 नीचे और 1 डिग्री, एक जो बीच में जो भूमध्य रेखा वाला जो है 0 डिग्री वो भी काउंट होगा। तो 90 90 180 और बीच वाला एक कितना हो जाएगा? 181। लेकिन यहां पर एक चीज और है कि देखिए यहां पर अपन ने अक्षांश तो बता दिए 181, लेकिन अक्षांश रेखाएं दो कम होती हैं। अक्षांश रेखाएं दो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? ध्यान से देखने की कोशिश करना। देखो, इस तल से जैसे ही अपन ऊपर स्टार्ट करेंगे तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 80 और 90 90 वाली जो अक्षांश रेखा है, 90 डिग्री पे जो अक्षांश रेखा है वो कोई रेखा नहीं है, वो केवल क्या है? एक बिंदु है। वो क्या है? एक बिंदु है। इसलिए इसको एक रेखा के रूप में नहीं गिना जाता। इसको कोई रेखा के रूप में नहीं गिना जा सकता क्योंकि ये बिंदु है। इसी तरीके से दक्षिण की तरफ जो एंड पॉइंट है वहां पर भी क्या है? एक बिंदु है। कहने का मतलब 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे कोई अक्षांश रेखा नहीं है। इसी तरीके से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे कोई अक्षांश रेखा नहीं है। यहां पर केवल आपको बिंदु देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से क्या है कि टोटल अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है वो 181 में से माइनस हो जाएंगी कितनी? 2। कितनी हो जाएंगी? 179। कितनी हो जाएंगी? 179। समझ में आ गया क्या? अरे बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो देखो अक्षांश रेखाएं क्या है? समान अक्षांशों पे खींची गई पूर्व से पश्चिम काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। देखो ये जो 50 डिग्री है, यहां पर भी 50 डिग्री, यहां पर भी 50 डिग्री, यहां पर 50 डिग्री, सब जगह 50 डिग्री है। यहां पर भी क्या है? 50 डिग्री है। ठीक है, ये जो बिंदु है इन पे सब पे 50 डिग्री का कोण बन रहे हैं। किससे? इस तल से, जो बीचों बीच का तल है, इससे 50 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि भाई समान अक्षांशों पे या समान कोण पर जो रेखा खींची जाती है काल्पनिक रूप से, जो कि क्या रहेंगी? पश्चिम से पूर्व से पश्चिम बोल दीजिए या पश्चिम से पूर्व बोल दीजिए। जो समान अक्षांशों पे या समान कोण के ऊपर जो रेखा खींची जाती है काल्पनिक रूप से, उनको क्या बोला जाता है? अक्षांश रेखा। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। जिस अक्षांश पे रेखा खींची जाती है, किसके समानांतर? भूमध्य रेखा के समानांतर, तो उस रेखा को क्या बोला जाता है? अक्षांश रेखा बोला जाता है। इसके बाद में देखिए 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे कोई अक्षांश रेखा नहीं खींची जा सकती, अतः कुल अक्षांश रेखाएं केवल 179 होती है, 2 कम हो जाती है। जबकि कुल अक्षांश जो अक्षांश होते हैं, कोण होते हैं, वो 181 होते हैं। क्यों? 90 ऊपर 90 नीचे और एक आपका बीच में 0 डिग्री वाला, तो 181 हो जाते हैं। सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा है वो कौन सी होती है? वो होती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, बीचों बीच वाली अक्षांश रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, याद रखना। ध्यान दीजिए, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को और नामों से भी जाना जाता है। इसको विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है, भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को इक्वेटर
इंग्लिश में इक्वेटर लाइन के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ा सा मैं रेस्ट लेना चाहूँगा एक बार। तो चलिए देखते हैं दोबारा से कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसके नाम अपन ने क्या देखे थे, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा और इक्वेटर। इसके बाद में अपन ने क्या देखा कि पूरे गोले में 2 लगातार अक्षांश रेखाएं, पूरे गोले में 2 लगातार जो अक्षांश रेखाएं हैं उनके बीच की जो दूरी है, 2 लगातार अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो पूरे गोले में समान होती है। 2 लगातार अक्षांश रेखाएं, इनके बीच की जो दूरी है पूरे गोले में समान होती है, बराबर होती है। इसीलिए ये क्या है, भूमध्य रेखा के समानांतर होती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के इसीलिए ये क्या होती है, समानांतर होती है, पैरेलल होती है, एक दूसरे को नहीं काटती है। ओके, आगे चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में जो अक्षांश रेखाएं होती है उनको उत्तरी अक्षांश रेखाएं बोला जाता है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो अक्षांश रेखाएं होती है उनको दक्षिणी अक्षांश रेखाएं बोला जाता है। इस भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ जितनी भी अक्षांश रेखाएं उत्तरी अक्षांश और नीचे की तरफ जो है दक्षिण की तरफ है वो दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहलाती है। 0 से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अच्छा ठीक है। एक चीज और है कि जो 90 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है और जो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, इनको क्या बोला जाता है, इनको एक दूसरे नाम से बोला जाता है। देखो 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है। और जो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है उसको क्या बोला जाएगा, इसको बिल्कुल नीचे वाले पॉइंट को क्या बोला जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। एक सेकंड, गोलार्ध नहीं बोला जाता है, ध्रुव बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बहुत देर से गोलार्ध कर रहे थे इसलिए याद रह गया। उत्तरी ध्रुव बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उत्तरी ध्रुव बोला जाता है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, और 90 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है उसको क्या बोला जाता है, दक्षिणी ध्रुव बोला जाता है। इंग्लिश में अगर देखा जाए तो साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव को साउथ पोल और उत्तरी ध्रुव को क्या बोला जाएगा, नॉर्थ पोल। ओके ठीक है, आगे चले। आगे अपन चलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश या इक्वेटर। ये केवल एक ही लाइन है जो कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर 0 डिग्री अक्षांश पे खींची जाती है। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। लोग क्या करते हैं, लोग इस बीचों बीच वाली इस रेखा को, ये जो केवल एक सिंगल रेखा है उसको भूमध्य रेखा मान लेते हैं। लेकिन भूमध्य रेखा पता क्या है, ये बाहर की जो बाउंड्री है, ये बाहर की जो बाउंड्री है इसको क्या बोला जाता है, भूमध्य रेखा। लेकिन आप लोग क्या मानते हो, कई लोग, सब लोग नहीं, जिनको नहीं पता है 90% लोगों को, वो क्या मानते हैं, ये जो बीचों बीच वाली जो रेखा है इसको भूमध्य रेखा मानते हैं। ये भूमध्य रेखा नहीं है, ये बाहर की जो बाउंड्री है, ये बाहर की जो बाउंड्री है इसको क्या बोला जाता है, भूमध्य रेखा बोला जाता है। हालांकि मेरे हिसाब से 90% लोगों को ये बात आज एक नए रूप से समझ में आई होगी। तो यहाँ पर देखो भूमध्य रेखा की क्या खास बात है। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी बोला जाता है, 0 डिग्री अक्षांश भी बोला जाता है और इक्वेटर भी बोला जाता है। पृथ्वी को समान 2 भागों में बांटने वाली पूर्व से पश्चिम जो काल्पनिक रेखा है, पूर्व से पश्चिम जो काल्पनिक रेखा है उसको क्या बोला जाएगा, भूमध्य रेखा। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पे स्थित होती है। ये उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव को क्या बोला जाएगा, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे जो बिंदु है उसको क्या बोला जाता है, उत्तरी ध्रुव। क्या बोला जाता है, उत्तरी ध्रुव। तो ये जो भूमध्य रेखा होती है, ये भूमध्य रेखा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों से समान दूरी पर होती है, दोनों से बराबर दूरी पर होती है। इसके बाद में ये पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में समद्विभाजित करती है, मतलब समान 2 भागों में बांट देती है। पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांट देती है, पृथ्वी को 2 समान गोलार्धों के अंदर बांट देती है। ठीक है, ये भूमध्य रेखा के बारे में अपन ने देख लिया। ठीक है, आगे चले। आगे देखिए, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं की अपन बात करते हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। इसको यहीं पर अपन स्टॉप करते हैं। आई होप आपको देखो
जितना मैंने समझाया ना वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मैं एक बार हल्का सा मैं रिपीट कर देता हूँ, देखो हल्का सा मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको जो कन्फ्यूज़न है हल्का फुल्का जो रह गया है वो भी ना रहे। मेरे हिसाब से कन्फ्यूज़न तो नहीं होगा आपको। देखो फटाफट देखो, जो अक्षांश रेखाएं होती है वो अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है, लेकिन इनका जो एंगल बनता है ना वो एंगल किस तरीके से बनता है, इसका जो बीच का जो तल होता है, बीच का जो तल होता है इस तल से वो एंगल बनाया जाता है। बस इतनी सी बात मैंने बताई। देशांतर रेखाएं इस खड़े तल से एंगल बनाती हैं, इस खड़े तल से एंगल बनाती है। अक्षांश रेखाओं की बात कर रहा हूं मैं। अक्षांश रेखाओं की अगर मैं बात करूं तो जितने भी पॉइंट एक अक्षांश रेखा पे जितने भी बिंदु होते हैं वो सभी बिंदु इस नीचे जो भूमध्य रेखा का जो तल है, भूमध्य रेखा का जो ये जो तल है इस तल से समान कोण बनाती है। कितना क्या बनाती है? समान एंगल बनाती है, समान कोण बनाती है। बस इतनी सी बात मैंने बताई। इसके बाद में अपन ने क्या देखा, देखो एक चीज और देखी कि भाई ये जो अक्षांश रेखाएं हैं इन अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो पूरे ग्लोब में समान होती है, पूरे ग्लोब में समान होती है। इनके बीच में दूरी कभी भी कम नहीं होती है दो लगातार अक्षांश रेखाओं के बीच में। यहाँ पे भी अगर आप देखो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और जो मान लीजिए ये 80 डिग्री है, ठीक है, तो 80 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जितनी दूरी है वही 80 और 70 के बीच में है, वही दूरी 70 और 60 के बीच में है, और वही दूरी आपको 50, 60 और 50 में आपको दिख रही होंगी। हालांकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे जैसे जैसे आप आ रहे हो तो ये दूरियाँ ज़्यादा हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ये दूरियाँ सेम होती है, ठीक है। लेकिन देशांतर रेखाओं की अगर बात की जाए तो दो देशांतर रेखाएं समानांतर कभी नहीं होती हैं। दो देशांतर रेखाएं समानांतर कभी नहीं होती हैं, वो आपस में काट देती हैं। कहाँ पर जाकर? ध्रुवों के ऊपर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे जाकर एक दूसरे को काट देती है, इसलिए ये एक दूसरे के समानांतर कभी नहीं हो सकती। और समानांतर नहीं हो सकती इसका मतलब यह है कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों के दो देशांतर रेखाओं के बीच में जो दूरी होती है वो दूरी कभी भी एक जैसी नहीं हो सकती। ओके, इतनी बात अपन ने करी। इसके बाद में अपन ने देखा कि भूमध्य रेखा अक्षांश रेखाओं के बारे में अपन ने देख लिया। अच्छा, कोण, ये जो कोण बनाया जा रहा है, ये एंगल जो बनाया जा रहा है इस तल के साथ, ये कोण का मान ही क्या होता है? ये कोण का मान ही अक्षांश होता है। क्या होता है? अक्षांश होता है। और इस कोण के ऊपर जो रेखा खींची जाती है किसके समानांतर? भूमध्य रेखा के समानांतर, उसको क्या बोला जाता है? अक्षांश रेखा बोला जाता है। ओके, कोण का मान ही अक्षांश है और इस अक्षांश के ऊपर जो रेखा खींची जाती है भूमध्य रेखा के समानांतर, उसको क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? अक्षांश रेखा बोला जाता है। सिंपल। इनकी इनकी संख्याओं की अगर बात की जाए, देखो अक्षांशों की अगर बात की जाए तो इस तल के, भूमध्य रेखा का जो तल है, इस तल से 90 डिग्री के कोण ऊपर बनते हैं, 90 डिग्री के कोण नीचे की तरफ बनते हैं, और एक भूमध्य रेखा का खुद का जो कोण है 0 डिग्री, वो भी कोण इसमें ऐड होगा। तो 90 और 90 180, 80 और एक आपका ये हो जाएगा, तो 181, एक सेकेंड, 181 टोटल अक्षांश होते हैं। टोटल अक्षांश या टोटल कोण कितने बनते हैं? 181 बनते हैं, लेकिन अक्षांश रेखाएं कितनी हो जाती हैं? 2 कम हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश हैं, यहां पर केवल आपको बिंदु दिखाई देते हैं, कोई रेखा यहां पर नहीं बनती है। इसलिए टोटल जो संख्या है अक्षांश रेखाओं की वो कितनी हो जाती है? 179 हो जाती है। ओके, इतना हमने आपको आज के इस लेक्चर में बताया है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था भाई साहब। मेरी जान निकल गई इसमें, बहुत मेहनत की है मैंने, बहुत गजब की मेहनत की है इसमें। इसको मैंने 2 या 3 बार तो प्रैक्टिस किया है, तब जाके ये चीज़ें मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाया हूँ, है ना। ये इतना आसान नहीं होता है कभी किसी को समझा के देखना। हालांकि अब तो समझा सकते हो मेरे हिसाब से, क्योंकि चीज़ें क्या है ना, मैंने इतनी खोल के इतनी अच्छे तरीके से आपको प्रेजेंट कर दी है, तो आप आसानी से किसी को समझा सकते हो। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आई हैं, कोई डाउट नहीं रहा होगा मेरे हिसाब से। और कमेंट करके बताओ देखे कि आज तक आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, क्यों नहीं आ रही थी, या समझ में आ भी रही थी। ये चीज़ आप कमेंट करके ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ आप बता सकते हो। आज का वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट में आप बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको इसी तरीके के वीडियोज़ हर रोज़ देखने को मिल जाएँ।
जैसे हम वीडियोस अपलोड करें तो आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाए। तो मिलते हैं कल, इसका जो नेक्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको बिल्कुल भी मिस करने की कोशिश ना करें। तो मिलते हैं कल इसी टाइम इसी एनर्जी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।